नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है आधुनिक भारत में दलित चेतना और दलित साहित्य का उद्भव। यद्यपि अंग्रेजी में एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, लेकिन बहुत सारे मित्रों की मांग थी कि हिंदी में इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आधुनिक भारत में दलित चेतना और दलित साहित्य का उद्भव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में इतिहास और साहित्य दोनों के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। दलित विमर्श आज बहुत जोरों पे चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारी राजनीति भी हो रही है कि दलितों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन उत्थान कम होता है, राजनीति अधिक होती है। लेकिन हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है, हमें जो तथ्य हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन्हीं के आधार पे अपनी बात समझानी है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैंने इसमें विस्तार से नोट्स भी दिए हैं आपके लिए, जिनको आप पढ़ करके इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मित्रों, दलित प्रश्न आज भारत में राजनीतिक और अकादमिक बहस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और पिछले कुछ दशकों के दौरान दलितों ने अभूतपूर्व महत्व प्राप्त कर लिया है। जैसे कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई है, तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता के बावजूद अधिकांश भारतीय जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सुविधाओं से आज भी वंचित है। तो इस दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिन्हें अछूत के रूप में जाना जाता था, जो हिंदू चतुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर की जातियों से संबंधित थे। यद्यपि दलित शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कहीं भी, बहुत सारे लोग दलित शब्द को सही नहीं मानते। उनका ये कहना है कि दलित शब्द जो है वो वास्तव में जो हमारा शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दलित हर वर्ग में है। अगर दलित का जो अर्थ लगाया जाता है उसको हम ध्यान में दें कि जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दुखी हैं, तो ऐसे लोगों की कमी हर वर्ग में आप नहीं पाएंगे। हर वर्ग में हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब में है। लेकिन दलित नाम जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए ही रूल हो गया है आजकल, ऐसा लगता है। साथियों, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में दलितों की संख्या बहुत अधिक थी। अब जैसे आप देखते हैं 16 करोड़ से ज़्यादा उनकी जनसंख्या थी और पूरे भारत की आबादी का लगभग 16.2% है। 2011 की जनगणना में भारत के विभिन्न अनुसूचित जातियों के लगभग 20.14 करोड़ लोग दर्ज किए गए। तो मित्रों, इस तरह से एक बड़ी जनसंख्या का निर्माण करते हैं दलित। आधिकारिक आंकड़ों में वे दलित शामिल नहीं हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है या गैर हिंदू धार्मिक समुदाय में पैदा हुए और पले बढ़े। तो इसलिए यह अधिक संभावना है कि कुल दलित आबादी, जिसमें लाखों दलित, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल है, अब 200 मिलियन से अधिक हैं। तो इस तरह से भारत की जो आजकल 140 करोड़ जनसंख्या है उसमें इनकी संख्या जो है 200 मिलियन से अधिक है, आप ऐसा कह सकते हैं। विद्वान और कार्यकर्ता सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के मानदंडों के अनुसार दलित शब्द का एक से अधिक तरीकों से उपयोग करते हैं। सामान्यतया विद्वानों के बीच इसका एक अर्थ तथा कथित अस्पृश्य वे लोग हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बौद्ध धर्मांतरित, कामकाजी लोग, भूमिहीन और गरीब लोग, गरीब किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं और हिंदू समाज में ऊंची जातियों के गरीब और वे सभी जिनका राजनीतिक, आर्थिक और धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गया।
कई विद्वानों का मानना है कि दलित शब्द का अर्थ कुचला हुआ, उत्पीड़ित, शोषित, घृणा के पात्र, अस्वीकृत, प्रताड़ित, निराश और वंचित इत्यादि है। तो यहाँ एक समस्या ये भी है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से दलित शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करता है, लेकिन अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पे ध्यान दें तो इसका अर्थ यही होगा जो आखिरी लाइनों में है। जो भी किसी भी वर्ग से आता है, जो उत्पीड़ित है, शोषित है, घृणा का पात्र है, अस्वीकृत है, प्रताड़ित है, निराश है, वंचित है, दुखी है, तरह तरह के कष्ट झेल रहा है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, तो वही दलित माना जा सकता है। प्रसिद्ध दलित पुरस्कार विजेता गंगाधर पंतवाने ने लिखा कि दलित कोई जाति नहीं है, दलित परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। वह अपने देश की सामाजिक और आर्थिक परंपराओं द्वारा शोषित व्यक्ति है। दलित मानवतावाद में विश्वास करता है। वह ईश्वर, पुनर्जन्म, आत्मा, भेदभाव सिखाने वाली पवित्र पुस्तकों या धार्मिक पुस्तकों, भाग्य और स्वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि ये उसे गुलाम बनाते हैं, ऐसा उनका मानना है। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन या भगवान के बच्चे कह सकते हैं आप, चाइल्ड ऑफ गॉड या हरि के लोग, पीपुल ऑफ गॉड कहा। आधुनिक दलित लेखकों ने हरिजन उपाधि को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है और ये काफ़ी विवादास्पद हो गया है। इस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। मार्च 1994 में बीएसपी की दलित नेता मायावती ने अनुसूचित जाति के लिए गांधी की हरिजन यानी भगवान के संतान की अवधारणा की आलोचना की और प्रश्न किया कि गांधी ने कभी स्वयं पर यह लेबल क्यों नहीं लगाया, और पूछा कि क्या गांधी शैतान के बेटे हैं? यदि दलित भगवान के संतान है तो क्या गांधी शैतान के बेटे हैं? कई कांग्रेस नेताओं ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में मांग की कि मायावती को राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले उनके विवादास्पद बयान के लिए दंडित किया जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 मार्च 1994 में इस तरह की का एक एडिटोरियल लिखा गया था। दलित शब्द 1970 के दशक में पहचान के सूचक के रूप में लोकप्रिय हो गया, जब उग्रपंथी सामाजिक संगठन दलित पैंथर्स ने इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाया। 1972 में बंबई में जन्मे और इसका नेतृत्व युवा कवियों और लेखकों की एक नई पीढ़ी से लिया गया। दलित पैंथर्स वह चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे देश में संगठित प्रयासों की लहर पैदा की। दलित पैंथर्स की स्थापना नामदेव ढसाल ने अप्रैल 1972 ईस्वी में बंबई में की थी और बाद में कई दलित कार्यकर्ता इस संगठन में शामिल हुए। धीरे धीरे जो है यह संगठन बहुत लोकप्रिय हो गया और दलितों को मामलों को लेकर के ये लोग तरह तरह के आंदोलन, रैलियां इत्यादि करते रहते थे, लिखते रहते थे। बहुत सारे लोग जो है वो इससे जुड़े इस संगठन से, और उन्होंने दलितों के बीच में एक आत्मविश्वास पैदा किया, उनके अंदर लड़ाई लड़ने का जज्बा पैदा किया, अपने अधिकारों को मांगने का जज्बा पैदा किया। मित्रों, कुछ वर्ष पहले 11 अप्रैल 2012 को दलित पैंथर्स के संस्थापक सदस्यों में से एक राजा ढाले ने एक नया संगठन फूले अंबेडकर विचारधारा PAV जिसे संक्षिप्त में कहते हैं लॉन्च किया और दावा किया कि वह महात्मा फूले के विचारों को लोगों तक पहुंचाएगा। साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर और पीड़ित समुदायों को एक नई दिशा देगा। इसे आप ये समझें कि डॉक्टर अम्बेडकर और के मानने वाले जो समुदाय हैं और पीड़ित समुदायों को एक नई दिशा देगा। ढाले ने कहा कि दलित नेतृत्वहीन है क्योंकि दलितों के मौजूदा नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, उसका उपहास कर दिया है और वे विभाजित हैं और दिशाहीन हैं। तो इस बात में सच्चाई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्वयंभू नेता आजकल जो है दलितों के उत्पन्न हो गए हैं और हर एक ये दावा करता है कि दलितों के सबसे बड़े नेता वही हैं या सबसे बड़े शुभ चिंतक आप कह लीजिए वही हैं। तो तरह तरह के जो है आप देखिए जगह जगह जो है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह जो है दलित नेताओं की कमी नहीं है। सब जगह जो है, और सभी अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा शुभ चिंतक कहते हैं।
यानी कि दलित नेतृत्व जो है वो बटा हुआ है। इसीलिए कहा कि ढाले ने कहा कि दलित जो है वो नेतृत्वहीन है, क्योंकि दलितों के मौजूदा नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, विभाजित हैं और दिशाहीन है। दलित अभी तक भारतीय इतिहास लेखन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। दुर्भाग्य से न तो आधिकारिक और न ही अनौपचारिक स्रोत इतने विस्तृत और परिष्कृत हैं कि दलितों की एक व्यापक तस्वीर सामने रखी जा सके। हालांकि आजकल जो है वो सबाल्टर्न स्टडीज से जुड़े हुए बहुत सारे लेखकों ने इतिहास को नीचे से देखने की कोशिश की है और उन्होंने समाज के जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक लेखन प्रारंभ हुआ है, जैसे रामचंद्र गुहा ने सबाल्टर्न लेखन की शुरुआत की थी। बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार इससे जुड़े थे। बहुत सारे साहित्यकार भी दलितों के बारे में लिख रहे हैं, बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ सामने आए हैं उनके बारे में। तो अधिकांश ऐतिहासिक लेखों में उन्हें या तो सीमांत लोगों के रूप में माना गया है जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है, या उनके साथ विषयों के बजाय वस्तुओं के रूप में व्यवहार किया गया है। मित्रों, 19वीं शताब्दी में थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ समाज सुधारकों जैसे गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा गोविंद फुले और अन्य लोगों ने दलितों के महत्व को स्वीकार करने का प्रयास किया और उनके उत्थान का प्रयास किया। तो बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने काफ़ी काम किया। दलितों की दयनीय स्थिति को इन समाज सुधारकों और दार्शनिकों ने देखा और संबोधित किया। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, और ज्योतिबा गोविंद फुले के लेखन में पारंपरिक समाज की सामाजिक असमानताओं, जाति व्यवस्था और निचली जातियों के ब्राह्मणवादी उत्पीड़न के विरुद्ध तीखे हमले शामिल थे। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र में सर्वपक्षीय सुधारवाद के प्रणेता थे। वह पश्चिम की नई शिक्षा से प्रभावित थे। हम कह सकते हैं कि वो उसी के प्रोडक्ट थे, उसी के उत्पाद थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इसी उपनाम से उन्होंने अपने देशवासियों को संबोधित 100 शतपत्री लिखे थे। उनकी इच्छा थी कि लोग वास्तविक स्थिति को जानें, खुद को सुधारें और भारत को फिर से एक मजबूत देश बनाने के लिए अपने समय सम्मानित पूर्वाग्रहों को त्यागें। क्योंकि समाज में अगर एकता रहेगी, सभी जाति व्यवस्था वगैरह समाप्त होगी, दलितों की स्थिति में सुधार होगा, वो मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे, तभी देश का कल्याण हो सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आपस में लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। ज्योतिबा गोविंद फुले 19वीं सदी के भारत के प्रमुख समाज सुधारकों और महान दूरदर्शी विचारकों में से एक थे। उनके तर्कसंगत तर्कों ने निम्न वर्ग के लोगों के मन में एक नई आशा और जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने सार्वजनिक धर्म और सत्य, ब्राह्मणाचे कसाब, ब्राह्मण कौशल, गुलामगिरी यानी दास्ता और शेतकार्याचा आसुद, किसान का सचेतक जैसी अपनी युग निर्माणकारी पुस्तकों में अपने सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण को उजागर किया। उन्होंने इसमें दलितों की स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। तो जो दलित चेतना के प्रति जो लोग सचेत हैं या जो दलितों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, तो उनको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जिससे उनको बुनियादी बातों का पता चलेगा, उनके कष्टों के मूल कारणों का पता चलेगा। ये पुस्तकें फूले की हिंदू धर्म की आलोचना और ब्राह्मणवाद की तीखी आलोचना है। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों के वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें पाखंडी करार दिया। यानी कि जो बड़ी बड़ी कर्मकांड वगैरह किए जाते थे तो उनको उन्होंने पाखंड करार दिया। 1873 ईस्वी में उन्होंने दलितों और अछूतों के उत्थान के लिए एक संगठन सत्य शोधक समाज, सत्य के साधकों का समाज की स्थापना की। संगठन का उद्देश्य निचली जाति के लोगों को ब्राह्मणों के दमन से मुक्त कराना और उनकी स्थिति को ऊपर उठाना था। मित्रों, 20वीं सदी में विद्वानों ने दलितों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन किया है। अपने ही लोगों द्वारा दलितों के जीवन पर निर्मित साहित्य अमूल्य है और सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों के बावजूद वे दलितों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।
1970 के दशक की शुरुआत से महाराष्ट्र में और बाद में अन्य राज्यों में दलितों को एहसास हुआ कि उच्च जाति के हिंदू लेखकों द्वारा लिखा गया स्थापित साहित्य मुख्यतः दलित विरोधी है और उनकी नकारात्मक छवि को चित्रित करती है। इसके उत्तर में उन्होंने अपना साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया जो दलित साहित्य के नाम से मशहूर है, जिसे दलित साहित्य आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनका यह मानना है कि दलितों का दर्द केवल दलित ही समझ सकते हैं। उनके बारे में जो उच्च वर्ग के लोग लिखते हैं उसमें जो है वो बात नहीं है जो दलितों द्वारा लिखे गए साहित्य में है। अन्नाभाऊ साठे और शंकरराव खरात जैसे लेखकों ने अपने उपन्यासों में दलितों की दयनीय स्थिति को चित्रित किया और पहली बार दलितों को साहित्य में वीरतापूर्ण स्थान दिया गया, गौरवपूर्ण स्थान दिया गया। इन दलित लेखकों ने जाति व्यवस्था और दलितों के सामाजिक आर्थिक शोषण पर प्रहार किया। इसके अलावा दलित लेखकों ने आधुनिक दलित चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि एक सवर्ण लेखक कभी भी दलितों की दुर्दशा नहीं समझ सकता, इसलिए केवल दलित ही दलित साहित्य लिख सकते हैं जो उनके द्वारा झेले जाने वाले अपमान से संबंधित है। हालांकि कुछ सवर्ण उच्च जाति के प्रगतिशील लेखक जैसे वी.एस. खांडेकर, एस.एम. मेट, जी.टी. मडखोलकर, एम.बी. चितणीस, एस.बी. करहडे, डब्ल्यू.एल. कुलकर्णी, आर.जी. जाधव, डी.के. बेडेकर और हिंदी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद आदि ने दलितों की पीड़ा, दमन और दयनीय स्थिति का चित्रण किया है और उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीति अपनी जगह है, जो राजनीति करते हैं वो करते रहें, लेकिन इन्होंने बड़ी ईमानदारी से उनके बारे में लिखा है, तो इनका साहित्य पढ़ना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि दलित साहित्य की उत्पत्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए क्रांतिकारी संघर्ष से हुई है। अम्बेडकर ने जातिवादी हिंदुओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आर्थिक आधिपत्य में बदलाव के लिए 1920 के दशक के उत्तरार्ध में अम्बेडकर ने पहली बार समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का मुद्दा उठाया और कहा कि अछूतों या तत्कालीन दलित वर्गों को सामाजिक न्याय दिया जाना चाहिए। ये जो लाइन है कि अम्बेडकर ने जातिवादी हिंदुओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आर्थिक आधिपत्य में बदलाव के लिए नहीं बल्कि इसको बदलाव किए, ये आप इस तरह से पढ़ें। तो जहाँ तक आदर्श समाज का सवाल है, अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, आदर्श समाज, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा और एक आदर्श समाज को गतिशील होना चाहिए। एक हिस्से में होने वाले बदलाव को दूसरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए प्रणालियों से भरपूर होना चाहिए। एक आदर्श समाज में कई हितों को सचेत रूप से संप्रेषित और साझा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सोशल एडोस्मोसिस होना चाहिए। तो मित्रों, अम्बेडकर का यह मानना था कि जो भी दलितों की स्थिति में जो सुधार हो रहा है और जो परिवर्तन आ रहा है वो पूरे देश में व्याप्त होना चाहिए, पूरे देश में फैलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक हिस्से में उनकी स्थिति ठीक हो जाए और दूसरे हिस्सों में वैसे ही बनी रहे। दलित चेतना डॉक्टर अम्बेडकर के विश्व दृष्टिकोण और दर्शन से ऊर्जा प्राप्त करती है। मोटे तौर पर दलित लेखन की विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों पर केंद्रित है। अम्बेडकर की विचारधारा भारत के समकालीन दलित लेखन के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। अम्बेडकर चातुर्वर्ण्य में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि चातुर्वर्ण्य अव्यवहारिक है, हानिकारक है और एक दुखद विफलता साबित हुआ है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से चातुर्वर्ण्य की प्रणाली, चातुर्वर्ण्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की प्रणाली कई कठिनाइयों को जन्म देती है जिन पर इनके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया है। उनके विचार में सभी वर्णों में से किसी न किसी प्रकार का नस्लीय मिश्रण शामिल था। उदाहरण के लिए मूल शूद्र क्षत्रिय आर्यों की एक जनजाति थी जिन्हें ब्राह्मणों के साथ संघर्ष के कारण अपमानित किया गया था। बाद में उन्हें विजित गहरे रंग वाले गैर आर्यों के साथ मिला लिया गया। साथियों, बहुत से लोग जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी होगी। उन्हें बहिष्कृत घोषित किया गया होगा। यह
प्रक्रिया 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की विजय के बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई। दलित कार्यकर्ता अंबेडकर को ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया था। दूसरी ओर गांधी पर हिंदुओं में अनुसूचित जाति को शामिल करने के प्रयासों का आरोप है। दलितों का विरोध मनुवाद के विरुद्ध है। दलित लेखक इस बात से सहमत हैं कि उनके साहित्य में अंबेडकर की सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा प्रतिबिंबित होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध होना चाहिए। बौद्ध धर्म में विश्वास होना चाहिए। सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, आधिपत्य और प्रभुत्व तथा सभी प्रकार के अन्यायों का विरोध होना चाहिए। ऐसे कई विद्वान हैं जो दलित साहित्य का लंबा इतिहास तलाशते हैं। मध्यकाल के भक्ति संतों की धार्मिक कविताओं और भक्ति गीतों में दलित चेतना के बीज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रामानंद एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे जिनके 12 शिष्य निचली जातियों से थे। वे जातियों की बंदिशों और अन्याय के घोर विरोधी थे। वह मध्यकालीन भारत में समाज सुधारकों के अग्रणी थे और वास्तविक हिंदू लूथर थे। जैसे लूथर ने जर्मनी में धर्म सुधार का बीड़ा उठाया था, वैसे ही भारत में रामानंद थे। उन्होंने सभी जातियों को शिष्य बनाने में अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया। उनके शिष्यों में हिंदू, मुस्लिम, दलित, अछूत सभी शामिल थे। रविदास, कबीर, तुकाराम, दादू और गुरु नानक आदि भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था पर हमला किया और मानव जाति की समानता और गरिमा पर बल दिया। यहाँ तक कि सूरदास ने भी कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, श्रीपति के दरबार। फिर भी सामाजिक सुधार के युग 1850 से 1930 से पहले आयोजित दलित आंदोलनों के ऐतिहासिक विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। साथियों, देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए दलितों ने अपने सामाजिक, धार्मिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और शारीरिक हिंसा और समय समय पर उन पर होने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश में कई आंदोलन किए थे। दलित मुक्ति आंदोलन वास्तव में 1920 के दशक से प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक दलित आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण पंजाब में विज्ञापन धर्म आंदोलन था, जो 1926 में प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र में अंबेडकर के नेतृत्व में आंदोलन मुख्य रूप से महारों के बीच में हुआ था, 1924 से प्रारंभ हुआ। बंगाल में नाम शूद्र आंदोलन, तमिलनाडु में आदि द्रविड़ आंदोलन, आंध्र में आदि आंध्र आंदोलन, आदि कर्नाटक आंदोलन, आदि हिंदू आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास केंद्रित था और केरल में पुलाया और चेरमानों का संगठन भी इनसे ही संबंधित था। 1930 और 1940 के दशक के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के दृढ़ नेतृत्व में दलित आंदोलन के दूसरे चरण ने आकार लेना प्रारंभ किया। अंबेडकर के नेतृत्व में उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर दलितों में से कुछ साक्षर और शिक्षित लोगों ने लिखना प्रारंभ किया। उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सामाजिक मानदंडों और मूल्य प्रणालियों का विरोध करना और दलित चेतना का विकास करना था। इस अवधि के दौरान दलितों में संगठित होने की प्रवृत्ति और सत्ता के लिए प्रयास भी प्रकट हुए। ये हासिल हुए या नहीं, ये अलग बात है। इस प्रकार आधुनिक भारत में दलित चेतना अंबेडकर के लेखन और दलितों की गरिमा को बहाल करने के उनके संघर्ष के परिणाम है। साथियों, आजादी के बाद के दलित आंदोलन का तीसरा चरण किसी न किसी रूप में जारी रहा। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं द्वारा दलितों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के मुद्दों पर चर्चा की गई और विशेष प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों में पदों पर विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न संवैधानिक उपाय शुरू किए गए हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों को वैधानिक पंचायतों, विधानसभाओं और संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद उनके भरोसेमंद सिपहसालार दादा साहब गायकवाड़ ने अम्बेडकर के बाद दलित आंदोलन का नेतृत्व किया और भूमि के लिए जनसंघर्ष शुरू किया। उनके आंदोलन को पूरे देश में जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। यह पहली बार था कि दलित समस्या के आर्थिक आयाम को उनके सामाजिक उत्पीड़न के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया था। बाकी दलित नेतृत्व में विश्वविद्यालय की डिग्रियों से अलंकृत होकर बौद्धिक रूप से अक्षम गायकवाड़ के कम्युनिस्ट होने के संघर्ष को गलत ठहराया और घोषणा की कि अम्बेडकरवादी एजेंडे में इसका कोई स्थान नहीं है। बाद में
1970 के दशक की शुरुआत में दलित पैंथर्स ने इस आंदोलन या इस नेतृत्व मॉडल में बदलाव किया। उन्होंने मुख्य धारा के समाज को चुनौती दी जो नियमित रूप से उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज करता था। दलितों के बीच आत्म गौरव और आत्म सहायता की वकालत करते हुए वे 70 के दशक के एक विश्वसनीय शक्ति बन गए। साथियों, कांसीराम आप सभी जानते हैं उनको, एक पंजाबी दलित के बहुजन समाज नेता के रूप में उभरने के बाद अब उनका मुख्य जोर सत्ता और विशेषाधिकार साझा करने, चुनावी राजनीति और समग्र रूप से दलित समुदाय के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय हासिल करने पर था। सत्ता पर कब्जा करने के जुनून ने उनसे कुछ बुनियादी मूल्यों को छीन लिया जिनसे अम्बेडकर ने कभी समझौता नहीं किया था। 1995 में बसपा ने मायावती को उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करके इतिहास रचा। 1990 के दशक की शुरुआत में बसपा को हिंदू विरोधी रुख के लिए जाना जाता था और मायावती ने अपना भाषण शुरू करने से पहले ब्राह्मणों और अन्य उच्च जाति के हिंदुओं को परिसर छोड़ने के लिए कहना अपनी आदत बना ली थी, जो कि बहुत ही गलत था और आज उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बाद में उन्होंने फिर ब्राह्मणों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया और बहुजन समाज के बजाय उसका नाम जो है उन्होंने सर्वजन समाज किया। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जैसे शब्दों का उपयोग किया और बहुत सारे ब्राह्मणों को अपनी पार्टी से टिकट दिया और आज भी काफ़ी ब्राह्मण उनकी पार्टी में हैं। तो मतलब जो शुरुआत हुई थी, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ दलितों का उत्थान तो मुख्य मुद्दा था जिनसे जो है पार्टी की शुरुआत हुई, जिनसे ये सब चीज़ें शुरू हुई, लेकिन बाद में सत्ता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य बन गया। ये के प्रकार चाहे उसमें उनकी भी सहायता लेनी पड़ी जिनको वो गाली दिया करते थे। कई क्षेत्रीय संगठन जैसे आंध्र प्रदेश में दलित महासभा, महाराष्ट्र में जन आंदोलन, बिहार में दलित सेना आदि भी चुनावी राजनीति और सत्ता साझेदारी में शामिल हैं। हालांकि अब दलित समुदाय को नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। भारत में दलितों को बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पूर्वजों का शोषण किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया, उनका विकास अवरुद्ध हो गया। इन सब का उत्तर दलितवाद है। दलितवाद या दलित दर्शन का विकास जातिवाद और अस्पृश्यता के विरुद्ध एक उदार परंपरा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया गया है। दलितवाद का नया क्रांतिकारी दर्शन यह भी कहता है कि दलित ही दलितों के शासक वर्ग से मुक्ति दिला सकते हैं। दलित भारत में सार्वजनिक चेतना और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। भारत में समकालीन भारत में दलित साहित्य कौन लिखता है और दलित कौन है, इस प्रश्न पर तगड़ी बहस चल रही है। दलित लेखकों जैसे डॉक्टर धर्मवीर सामंत का मुंशी और कबीर इनकी रचना है। डॉक्टर एस दलित और वह जो एक दलित के रूप में जीवन के अनुभव से संबंधित है। शरण कुमार लिम्बाले के अनुसार मैं अपनी किताब को सड़ी गड़ी व्यवस्था से लड़ने का हथियार मानता हूँ। दलित साहित्य वह है जिसमें दलित स्वयं अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। दलित साहित्य का मूल उद्देश्य दलितों की मुक्ति और उत्थान है। दलित लेखकों द्वारा लिखी गई कविताएं, लघु कथाएं, उपन्यास, आत्मकथाएं दलित पहचान के प्रश्न पर उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। दलित लेखक वर्तमान में न केवल उन प्रतिकूल परिस्थितियों को दिखाने में सक्षम है जिनमें दलित रहते हैं, बल्कि जाति से मुक्ति के लिए उनके संघर्ष को भी दिखाने में सक्षम है। प्रसिद्ध दलित लेखक गंगाधर पंतवाने लिखते हैं कि दलित साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। यह हमारे द्वारा झेले गए सभी प्रकार के अत्याचारों और हमारे अनुभवों को बहुत दृढ़ता से दर्शाता है। हम दलित साहित्य को अपनी मुक्ति के हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक सर्वव्यापी क्रांति का आह्वान करता है। दलित साहित्य उत्पीड़न, असमानता, अन्याय और अपमान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी अपनी रचनाओं में दलितों की अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। दलित साहित्यिक आंदोलन निम्न वर्गों के लिए अपनी पहचान और एकजुटता की भावना व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ है। आज साहित्य में दलित विमर्श एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दलित साहित्य धीरे धीरे अकादमिक अध्ययन के एक अनुशासन के रूप में भी उभर रहा है और यह भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में एक शक्तिशाली उभरती हुई प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर दलित साहित्य पर दलित आलोचकों और गैर दलित लेखकों द्वारा बार बार हमला किया गया है। कोई उम्मीद कर सकता है कि दलित साहित्य प्रगति करेगा
और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के बीच इसे स्वीकार्यता मिलेगी। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, दलित साहित्य को लोग स्वीकार कर रहे हैं और इस पे खूब चर्चा हो रही है, खूब आलोचनाएं लिखी जा रही हैं, खूब बहस हो रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। बस केवल समस्या ये है कि दलितों के ऊपर राजनीति न की जाए अपने फायदे के लिए, स्वार्थों के लिए। सचमुच में इनके उत्थान के लिए और इनके प्रगति के लिए उचित प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें। मैंने बहुत ही एकदम से किसी का पक्ष न लेते हुए सत्य बात रखने का प्रयास किया है। आपके विचार आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी उपस्थित होते हैं किसी नए वीडियो के साथ।